Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you will be fine. In today's lecture we are going to discuss the conceptual questions of last chapter of second year physics, nuclear physics. So let me take start. The first question is question number 1. First conceptual question of nuclear physics is कि जो heavy nuclei होते हैं, हेवी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है प्रोटॉन्स से। ऐसा क्यों है? माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आइडिया ये है कि जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं उनमें प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा न्यूट्रॉन्स क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या है? तो सिंपल रीजन है, अगर ये एक स्मॉल न्यूक्लियस है, फर्ज करो ये एक स्मॉल न्यूक्लियस है, तो स्मॉल न्यूक्लियस का जो साइज या डायमीटर होता है वो कम होता है, और जब ये स्मॉल न्यूक्लियाई का डायमीटर या साइज कम होता है तो वहां पर मौजूद प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो जब साइज छोटा होता है लिहाजा ये अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो काफी ज्यादा होता है, और इसके ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन का प्रोटॉन पर जो रिपल्शन होता है वो डोमिनेंट नहीं होता और न्यूक्लियस का कुछ नहीं बिगड़ता, और ये न्यूक्लियस आम हालात में स्टेबल होता है, चाहे इनके प्रोटॉन की तादाद न्यूट्रॉन के बराबर ही क्यों ना हो। इसके बरक्स अगर एक न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, अगर हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस हो तो इस बड़े न्यूक्लियस का डायमीटर यानी साइज जो है वो ज्यादा होता है। अगर इसका साइज ज्यादा होता है तो फिर प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो जब ये साइज बड़ा हो जाए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो जाता है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो गया तो ये न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल स्टेट की तरफ जाता है, यानी ये कमजोर न्यूक्लियस बन जाता है। अगर इस वक्त इसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, पहले से कमजोर है और रिपल्शन भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा और इसका एग्जिस्ट करना, सर्वाइवल करना नामुमकिन होगा। इसीलिए लार्ज न्यूक्लियाई हैं उनमें प्रोटॉन की तादाद कुदरत ने कम रखी है और न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा रखी है, क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन पहले से कम है, तो प्रोटॉन को कम करके रिपल्शन भी हम कम या कुदरत कम रखता है। दैट्स व्हाई एक बड़ा न्यूक्लियस भी सर्वाइवल के काबिल होता है और वो सर्वाइव कर सकता है। अगर बड़े न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई न्यूट्रॉन से तो प्रोटॉन रिपल्शन डोमिनेंट बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चूंकि कमजोर है वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने लार्ज न्यूक्लियाई को इस तरह पैदा किया है कि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद को ज्यादा रखा है और प्रोटॉन की तादाद को कम रखा है, ताकि रिपल्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर डोमिनेंट ना हो और लार्ज न्यूक्लियाई भी स्मॉल न्यूक्लियाई की तरह जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकें और सर्वाइवल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आइडिया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि जनाब ये फर्ज करो आपकी दुनिया है, ये पूरी आपकी दुनिया है, फर्ज कर लेते हैं इट्स द वर्ल्ड, और इसमें है जनाब रेडियम, और रेडियम का जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि रेडियम की ये मकदार आधी हो जाएगी 1600 साल के बाद, ये दोबारा हाफ हो जाएगा अगेन 1600 ईयर्स के बाद, ये फिर हाफ हो जाएगा 1600 ईयर्स के बाद। तो मसला क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दुनिया बने हुए
ये दुनिया पैदा किए हुए, दुनिया बने हुए तो जमाना गुजर गया। दुनिया बने हुए जनाब तो जमाना गुजर गया। अगर अरसा गुजर गया, बिलियन ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं कि ये दुनिया, ये कायनात मारज़ वजूद में आए हैं, पैदा हुए हैं। अगर हर 1600 साल के बाद रेडियम ने आधा आधा खत्म होना है, तो इन बिलियन अरसे में, इस लंबे जमाने में ये रेडियम खत्म क्यों नहीं होता? ये रेडियम एंड तक क्यों नहीं जाता? इसकी वजह क्या है? अगर 1600 साल के बाद ये आधा 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 जाया होता है, तो करोड़ों साल से जो दुनिया बनी है, इन करोड़ों साल में रेडियम खत्म क्यों नहीं हुआ? अभी भी जमीन पर रेडियम हमें क्यों मिलता है? ये बेसिक आइडिया है इस क्वेश्चन का। सिंपल आंसर, सिंपल वे एंड टेक ऑफ द आंसर इज कि इट इज अकॉर्डिंग टू डिकेला। डिकेला हमें बताता है कि n इज इक्वल टू n नॉट e का पावर माइनस t लैम्डा। क्वेश्चन को और से देखें, ये डिकेल लॉ है। ये वो न्यूक्लियाई हैं जो बाकी रहते हैं, ये वो मिकदार है जो बाकी हो, यानी जाया होने से जो रह जाए। और n नॉट जो है, ये वो मिकदार है जो अल्लाह ने टोटल मिकदार इस दुनिया में कायनात के पैदा करने के दौरान पैदा किया है। तो ये इनिशियल है, ये बाकी है। अगर मैं चाहूं कि जो बाकी है वो जीरो हो जाए, यानी रेडियम खत्म होने का मतलब है कि बाकी जीरो रह गया, तो लेफ्ट साइड को जीरो होने के लिए अगर आप कैलकुलेशन करो, इसको इस तरफ ले आओ, सारी चीजें इस तरफ ले आओ, तो टाइम कैलकुलेशन के बाद इंफिनिटी आता है। आपको कैलकुलेशन के बाद टाइम क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डीके लॉ कहता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्लाह ने इस जमीन के सरफेस पर पैदा किया है, चाहे उसकी इनिशियल मिकदार जितनी भी हो, लेकिन इनिशियल मिकदार से जीरो मिकदार तक जाने में जो टाइम लगता है वो इंफिनिटी लगता है। इंफिनिटी मीन कि जिसका एंड हमें मालूम नहीं। हो सकता है कयामत का ही जिक्र हो रहा हो इनडायरेक्टली, लिहाजा प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऑब्जर्वर्स पर वो लम्हा कभी नहीं आएगा कि हम सब चीख उठे कि रेडियम खत्म हो गया, बिकॉज किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के जीरो कंसंट्रेशन तक जाने का जो टाइम है दैट इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी मीन अप टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, अप टू द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स। तो रेडियम कभी खत्म नहीं होगा। ये तो मैथमेटिकल बात हो गई। अब अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली डील करना चाहो, टेक्निकली कहो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो फर्ज करो ये पूरा रेडियम है, ये पूरा रेडियम है, और ये है माय डियर स्टूडेंट माइक्रो, यानी इसका ये जो पीस है ये माइक्रो है, सॉरी मैक्रो है, आई एम रियली सॉरी, ये मैक्रो है जनाब जो मैंने ड्रॉ किया, ये इतना बड़ा मैक्रो है। और एक मैक्रो में इनफाइनाइट माइक्रो होते हैं, इनफाइनाइट माइक्रो होते हैं, यानी अगर आप इसको दो टुकड़े कर दो, ये एक जाया हो गया, तो अभी भी ये बड़ा टुकड़ा मैक्रो है, फिर इसका आधा जाया होगा, फिर इसका आधा जाया होगा, फिर इसका आधा जाया होगा, आधा जाया होते 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 आखिरकार ये मैक्रो किस में बदल जाएगा? ये माइक्रो में बदल जाएगा। और माइक्रो की तादाद एक मैक्रो से इंफिनिटी बनती है, यानी किसी भी मैक्रो सैंपल से इनफाइनाइट माइक्रो बनते हैं। तो अगर इसका स्प्लिटिंग, अगर इसका डीके, अगर इसकी एक्टिविटी इसको डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्रो से ये माइक्रो की तरफ जाएगा और ये माइक्रो में बिखरेगा। लेकिन माइक्रो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, उसका कभी एंड नहीं आता। दैट्स व्हाई किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का रेडियोएक्टिविटी की वजह से एंड नहीं आता, वो कभी भी जीरो तक नहीं पहुंच पाता। एक थर्ड फैक्टर भी है, बट आई थिंक आपके लिए दो काफी हैं, आप इसको टच करके अपना आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का आइडिया ये है कि फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और इसमें ये न्यूक्लियस नंबर 1 है, ये न्यूक्लियस नंबर 2 है, ये न्यूक्लियस नंबर 3 है, ये न्यूक्लियस नंबर 4, न्यूक्लियस नंबर 5, 6, न्यूक्लियस नंबर 7, न्यूक्लियस नंबर 8 एंड सो ऑन। क्वेश्चन
है भाई? क्वेश्चन ये है कि यहाँ एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इन सारे न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस पर फोकस कर रहा है। ये एक न्यूक्लियस पर फोकस कर रहा है, तो क्या आप लोगों को ये ऑब्जर्वर बता सकता है कि ये न्यूक्लियस इतने टाइम के बाद इमिशन करेगा, डिके करेगा, खत्म होगा, और या अल्फा एमिट करेगा या बीटा या गामा, लेकिन इतने टाइम के बाद क्या ये ऑब्जर्वर एक न्यूक्लियस पर, किसी एक न्यूक्लियस पर फोकस करके क्या ये हमें बता सकता है कि कितने टाइम के बाद ये न्यूक्लियस इमिशन करेगा अल्फा बीटा या गामा का? क्या ये ऑब्जर्वर आंसर दे सकता है? तो आंसर है नो। कोई भी ऑब्जर्वर रेडियोएक्टिव एलिमेंट के किसी भी न्यूक्लियस के बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकता कि ये वाला न्यूक्लियस कितने टाइम के बाद जाया होगा, ये वाला न्यूक्लियस कितने टाइम के बाद जाया होगा, ऐसा नहीं कह सकता। अब जब नहीं कह सकता तो रीजन तो प्रोवाइड करना होगा। तो नो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, बिकॉज radioactivity is a random process. It is not a uniform and not a stepwise process. ये एक random process है, बेतरतीब process है, irregular process है। और रेडियोएक्टिविटी जो रैंडम है, इस रैंडम होने की वजह क्या है? इसकी वजह है डिस्टर्बेंसेस अमंग द न्यूक्लियस। ये सारे न्यूक्लियाई एक दूसरे को डिस्टर्ब करके इमिशन करने पर मजबूर करते हैं, और डिस्टर्बेंस का कोई भरोसा नहीं होता कि कौन सा न्यूक्लियस कब सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा। हो सकता है कि इन सब की अफरा तफरी में ये वाला न्यूक्लियस सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो और ये पहले इमिशन कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि इन सब की अफरा तफरी में ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो और ये पहले इमिशन करे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे रेसलर्स, 8-10 रेसलर्स हैं और वो एक रेसलिंग कार्ट में सब मिलकर रेसलिंग कर रहे हैं, तो कभी नहीं कह सकते हो कि ये बंदा पहले गिरेगा। उनके आपस में सब एक दूसरे को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिलजुल कर जो इरेगुलर प्रोसेस होता है उसमें चांस की बात होती है कि किसको पहले चांस मिल जाता है, किसी को बाद में चांस मिलता है। कोई 8-10 हाफ लाइफ के बाद इमेजिन कर लेता है, कोई पहले ही हाफ लाइफ में टिकाने लग जाता है। So it's a quite random and irregular process because of the disturbance spread among the neighbor nuclei and all the nuclei available in the radioactive element. So that's why the disturbance distribution among the nucleus is not uniform. बाज न्यूक्लियाई को डिस्टर्बेंस ज्यादा मिल जाएगा, बाज को कम मिल जाएगा, बाज जल्दी इमिट करेंगे, बाज बाद में। तो कोई भी ऑब्जर्वर एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस के बारे में ये कभी नहीं बता सकता कि ये इतने टाइम के बाद डीके करेगा या रेडिएशन इमिट करके ठिकाने लग जाएगा। ये नामुमकिन है और इम्पॉसिबल है। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस या रिएक्शन के लिए बेस्ट पार्टिकल हैं। फर्ज करो क्वेश्चन नंबर 4 का आइडिया ये है कि ये एक न्यूक्लियस है, ये है माय डियर स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियस, और हम इस न्यूक्लियस के साथ कोई ना कोई प्रोसेस या रिएक्शन करना चाहते हैं, और उस रिएक्शन की जरूरत ये है कि बाहर से कोई पार्टिकल आकर हमारी हेल्प करेगा। कोई पार्टिकल बाहर से आकर इस न्यूक्लियस के साथ एक प्रोसेस या रिएक्शन करना चाहता है या हमें जरूरत है इस प्रोसेस की। तो इस केस में इन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। लेकिन आने वाले पार्टिकल में से, बेशुमार पार्टिकल्स में से, अगर ये पार्टिकल न्यूट्रॉन हो तो ये बेस्ट पार्टिकल समझा जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए। इसकी वजह क्या है? Why neutron is the best particle for activating a nuclear process in a nucleus? Why it's considered to be a best? The reason is कि बाकी चार्जेस या बाकी पार्टिकल्स को देखो तो अल्फा को देखो, आप कहें सर इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं कहूं बीटा पॉजिटिव को देखो तो इस पर सिंगल पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव को देखो तो इस पर सिंगल नेगेटिव है। अगर प्रोटॉन को देखो तो इस पर सिंगल पॉजिटिव है,
लेकिन एक वाहिद न्यूट्रॉन है जनाब जिसका चार्ज क्या हो जाता है, ये चार्ज 0 है। अब मसला क्या है, चार्ज से क्या मसला है, बहुत बड़ा मसला है। जिस न्यूक्लियस के साथ आप प्रोसेस करना चाहते हो उसमें बजाते खुद पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट्स भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स भी हैं और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इस पार्टिकल को इनपुट फराहम करते हैं, वो इनपुट जाकर इस रिएक्शन में बतौर आउटपुट देने का अपना एक रोल प्ले करता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल हम फेंकें तो हमारा इनपुट जो है वो इन चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से डैमेज होता है या उसमें एडिशन होती है या उसमें लॉस आते हैं और हमें आउटपुट अपने रिक्वायर्ड डेटा के मुताबिक नहीं मिलते हैं। लिहाजा हमें न्यूट्रल पार्टिकल चाहिए जो न्यूक्लियस की दुनिया में एंटर हो तो ना उस पर चार्ज का अट्रैक्शन काम करे, ना उस पर चार्ज का रिपल्शन काम करे, ना मैग्नेटिक मोमेंट उसको डिफ्लेक्ट करे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट या डिसेलरेट करे। तो एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बचने, मैग्नेटिक मोमेंट के डिफ्लेक्शन से बचने और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्शन से बचने के लिए न्यूट्रॉन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर ना मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है, ना किसी पॉजिटिव चार्ज का असर होता है, ना नेगेटिव का। तो इसको हम जो देते हैं कि जाकर ये करो, ये आराम से जाकर वो कर लेता है। लेकिन बाकी चार्जेस, बाकी पार्टिकल चार्ज होने की वजह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो जो हम उनसे करवाना चाहते हैं वो बेहतरीन तरह से वो नहीं कर पाते। इसीलिए किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में न्यूट्रॉन इज अ गुड particle to be considered a good particle as the starter. And the next question 5 is न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस से नेगेटिव बीटा इमिट होता है, पॉजिटिव बीटा नहीं। क्या मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है ये न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड है, इट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड और प्रोटॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस में क्या फर्क है? अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है वो तो डेफिनेटली होते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो रहा है देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने जा रहा है देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड प्रोटॉन एक्टिवेटेड। तो फिलहाल क्वेश्चन में है कि एक न्यूक्लियस है जो कि न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड है और न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड में न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में बदल जाना है, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में बदल जाना है। इस बदलने या इस न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड से जब भी कोई रे बाहर आता है तो ये बीटा नेगेटिव होता है, ये बीटा नेगेटिव होता है, ये बीटा नेगेटिव होता है, लेकिन ये बीटा पॉजिटिव नहीं होता। ये बीटा पॉजिटिव नहीं होता तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन का आइडिया आप उम्मीद है समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आइडिया है कि एक न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस से हमें नेगेटिव बीटा तो मिल सकता है लेकिन पॉजिटिव बीटा नहीं मिल सकता। इसकी वजह क्या है? बहुत आसान सी वजह है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक अगर ये एक न्यूक्लियस है, बहुत इजी है, ये एक न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है और फर्ज करो ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड है, यानी थोड़ी देर के बाद इस न्यूक्लियस के हालात ऐसे होने हैं कि अब इस न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल चुका है। तो अगर प्रोटॉन में बदल चुका है लिहाजा Z प्रोटॉन थे, एक और पैदा हो गया तो ये बन जाएगा Z+1, एक Z+1, लेकिन एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एटॉमिक मास अनचेंज रहेगा। अगर न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस है तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन से Z+1 बन जाएगा, इसके साथ जो पार्टिकल आएगा वो बीटा नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों? इसीलिए कि अगर हम यहाँ बीटा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो फिर रिएक्शन बैलेंस नहीं होता, लेफ्ट साइड पे A, राइट साइड पे A+0 है, लेकिन लेफ्ट साइड पे Z और राइट साइड पे Z+1+1 तो ये तो Z+2 है,
Z+2 का मतलब कि अनबैलेंस्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस से नेगेटिव बीटा इमिट हो सकता है लेकिन पॉजिटिव नहीं। वजह, क्योंकि अब देखिए इधर A, इधर A+0A, इधर Z और इधर Z+1 -1, Z+1 तो ये Z बन जाएगा, तो देखो इधर भी Z, इधर भी Z। इसीलिए कहते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई नेगेटिव बीटा प्रोवाइडर होते हैं लेकिन पॉजिटिव बीटा प्रोवाइडर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें है कि स्मॉल और लार्ज न्यूक्लियाई, अगर ये एक स्मॉल न्यूक्लियस है और ये एक लार्ज न्यूक्लियस है, तो ये स्मॉल न्यूक्लियस भी अमूमन अनस्टेबल होता है और ये लार्ज न्यूक्लियस भी अमूमन अनस्टेबल होता है। तो दोनों की अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है? लार्ज न्यूक्लियस भी अनस्टेबल और स्मॉल न्यूक्लियस भी अनस्टेबल, वजह बताएं। तो भाई पहले तो अनस्टेबिलिटी जहन में आए, मतलब क्या है इसका? अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है कि अगर एनवायरनमेंट से कोई सोर्स उस न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन निकालना चाहे और उसका निकालना आसान हो तो वो अनस्टेबल था, और अगर उनका निकालना मुश्किल हो तो वो स्टेबल है। अगर लार्ज न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि इसके अंदर से न्यूक्लियॉन को चुरा कर ले जाना आसान है, और अगर एक स्मॉल न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसका भी मतलब है कि इधर से न्यूक्लियॉन का चुरा कर ले जाना आसान है। दोनों अनस्टेबल है। अब रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सिंपल रीजन है, ये स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से जो न्यूक्लियॉन होते हैं वो सरफेस के करीब होते हैं, वो सरफेस के करीब होते हैं, और सरफेस के करीब पार्टिकल्स पर इनपुट कम लगता है। अगर इस कमरे में, अगर इस लेक्चर रूम में मैंने कुछ पार्सल पैक किए हैं, रखे हैं, और मैं खुद ऊपर खड़ा हूं छत के साथ, तो बॉटम से पार्सल निकालने में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इनपुट चाहिए, और सरफेस से पार्सल निकालने में कम एनर्जी चाहिए होगी। तो पहला रीजन तो ये है कि जनाब सरफेस के करीब न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए इनपुट कम चाहिए, और सरफेस के करीब होने के लिए इनपुट कम चाहिए। अगर इनपुट कम चाहिए तो निकालना आसान है, अगर निकालना आसान है तो ये अनस्टेबल है। दूसरा रीजन कि स्मॉल न्यूक्लियाई में क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई में न्यूक्लियॉन जो सरफेस की तरफ होते हैं उन पर एकतरफा फोर्स लगते हैं, यानी इनका इस तरफ अट्रैक्शन होते हैं इनर, लेकिन ऊपर से इन पर अट्रैक्शन नहीं होते। अगर इंटीरियर न्यूक्लियस को देखें तो इंटीरियर न्यूक्लियस जो है, देखो ये न्यूक्लियस देखो, इस पर इधर से भी अट्रैक्शन, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इंटीरियर न्यूक्लियस टाइटली बाउंड होता है। सरफेस न्यूक्लियाई, इसे सरफेस सेक्शन बोलते हैं, और वो कम बाउंड होते हैं, लिहाजा इसलिए ये अनस्टेबल है। टेक्निकल बात करें कि अनस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। स्मॉल न्यूक्लियाई इससे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। तो तीन रीजन मैंने आपको बता दिए। अब लार्ज न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं? द फर्स्ट वन, इनका साइज काफी ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग रेंज में होते हैं, और लॉन्ग रेंज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी वाला फोर्स कम हो जाता है, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है तो डेफिनेटली फिर वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा रीजन, लार्ज न्यूक्लियाई में प्रोटॉन की तादाद भी आम न्यूक्लियाई से ज्यादा होती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन भी होते हैं। तो अगर लार्ज न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन भी ज्यादा है, एटॉमिक नंबर डेफिनेटली ज्यादा हो रहा है, और रिपल्शन भी ज्यादा है, तो हिफाजत करने वाला फोर्स कम और बिगाड़ पैदा करने वाला फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो ये अनस्टेबल है, और इसके अंदर ऑलरेडी बगावत मौजूद है। तो एनवायरनमेंट से कोई भी जरिया आएगा, आराम से न्यूक्लियॉन को निकालकर बाहर ले जाएगा। लास्ट आंसर कि ये इससे अनस्टेबल है बिकॉज अनस्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। इसकी अनस्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस न्यूक्लियस की भी बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फ्रिक्शन कम है, या मास डेफिसिट कम है। इन दोनों का मास डेफिसिट कम होता है, इसीलिए इनकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होती है। डिफरेंट रीजंस आपको दिए, इनमें से जो जो कॉपी करना चाहो आपकी मर्जी। द सेवंथ क्वेश्चन इज
कि रिएक्टर जो होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और आप जानते हैं कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर में कंटिन्यूस चेन फ्यूजन होता है। तो कहते हैं कि अगर इसमें कंटिन्यूस चेन फ्यूजन होता है, एक दूसरी तरफ ये एटॉमिक बॉम्ब है, ये एटॉमिक बॉम्ब है, तो एटॉमिक बॉम्ब में भी कंटिन्यूस फ्यूजन होता है, ये भी कंटिन्यूस फ्यूजन होता है। अगर हम इसका ट्रिगर दबाएं तो ये सालों तक चलता रहता है लेकिन ब्लास्ट नहीं करता, और इसका ट्रिगर दबाएं तो ये फौरन कुछ लम्हे बाद ब्लास्ट कर जाता है और ये सर्वाइवल नहीं करता। ये ब्लास्ट नहीं करता, अरसे दराज तक सर्वाइवल करता है, और ये सर्वाइवल नहीं करता, फौरन ब्लास्ट करता है। हालांकि दोनों के अंदर सेम तरह के मैकेनिज्म और सेम तरह के सिस्टम और रिएक्शन है फिजन यूरेनियम का। तो ऐसा क्यों है भाई, ये डिफरेंस क्यों है? द डिफरेंस इज कि जो इसमें कंटिन्यूस फिजन होता है, इसमें एनर्जी पैदा होती है हीट के फॉर्म में, और इधर भी एनर्जी पैदा होती है हीट के फॉर्म में। फर्क सिर्फ ये है कि इस सिस्टम में पैदा होने वाले हीट को फौरन स्टीम के जरिए बाहर ले जाया जाता है और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हीट तबाही मचाने के लिए वहां रोकते ही हम नहीं, यानी इस चैम्बर में हीट पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ, मैंने बाहर फेंक दिया, वहां इस्तेमाल कर लिया, और पैदा हुआ, उसको इस्तेमाल कर लिया, तो धीरे धीरे इस्तेमाल हो रहा है, तो स्टोर होकर तबाही मचाने के फॉर्मेट तक नहीं जाता। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब में ऐसा नहीं होता, जो एनर्जी पैदा होती है वो यहाँ पर ही यूटिलाइज होती है, मौजूद होती है। फिर फिजन होता है और एनर्जी, फिर फिजन होता है और एनर्जी। तो इसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के साथ साथ कंटिन्यूस यूज भी होता है, लेकिन इसमें एक बार कंटिन्यूसली एनर्जी स्टार्ट हो जाए तो उसको यूज नहीं करते, स्टोर करते हैं, और इतना हीट, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि खुद प्लांट या एटॉमिक बॉम्ब का रिएक्टर भी ब्लास्ट कर जाता है और एनवायरनमेंट में भी वो हीट तबाही मचा देता है। फर्दरमोर ये एक फैक्टर है कि इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली यूज होती है, इसकी एनर्जी स्टोर हो रही है लेकिन यूज नहीं हो रही। दूसरी बात, इसमें कंट्रोलर होते हैं जिसे कंट्रोलिंग रॉड्स बोलते हैं, कैडमियम से ज्यादातर बने होते हैं और वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिजन से जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, अगर 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए तो हम 2 को एब्जॉर्ब करवा देते हैं, 1 से आराम से फिजन करते हैं। फिर 6 न्यूट्रॉन पैदा हुए, 5 एब्जॉर्ब कर दिए, 1 से आराम से फिजन करते हैं। कंट्रोलिंग रॉड से हम न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर से हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका आउटपुट हम कम ज्यादा कर सकते हैं, रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। इसमें कोई कंट्रोलिंग रॉड्स नहीं होते, एक बार आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो सारे के सारे न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली रिएक्शन करेंगे, तो दैट्स व्हाई ये ब्लास्ट कर जाता है और ये सर्वाइवल करता रहता है। दोनों में यही फर्क है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फ्यूजन जो है वो नॉर्मल फ्यूजन जो है उसकी जो एनर्जी होती है वो फिजन से ज्यादा क्यों होती है? Why the energy of fusion is greater than fission? एक एस्पेक्ट और ज्यादा भी कहा, और कैसे पैदा होती है फ्यूजन की एनर्जी, हमें कैसे मिलती है और ये ज्यादा क्यों होती है? तो दोनों आंसर आपको देता हूं माय डियर स्टूडेंट। एक है फिजन, फिजन में हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन डेल्टा mc², और ये डेल्टा m चेंज इन मास है। फिजन से पहले का जो मास होता है वो ज्यादा होता है और फिजन के बाद का जो मास होता है वो कम होता है। यही काम फ्यूजन में भी हो रहा है। फ्यूजन का जो रिएक्शन है ये भी, इसमें जो एनर्जी आती है इट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, और फ्यूजन के प्रोसेस से पहले का जो मास होता है वो ज्यादा होता है और फ्यूजन के बाद का जो मास होता है वो कम होता है। तो जितना मास गायब हो गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्यूजन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन बिकॉज़ बिफोर फ्यूजन मास इन्वॉल्व्ड इज ग्रेटर देन आफ्टर फ्यूजन मास ऑब्टेन्ड। तो मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, ये बात है। अब ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है? तो यहाँ जो मास में फर्क है वो फर्क कम होता है, लेकिन यहाँ जो मास में फर्क है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट। यानी फिजन में कम मास एनर्जी में जाता है तो एनर्जी भी कम मिलती है,
जबकि फ्यूजन में ज्यादा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन में एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसमें मास की कन्वर्जन क्यों ज्यादा एनर्जी होती है? क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट रिएक्शन है और ये टेम्परेचर अबव देन 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट, इस लाखों डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है। तो ये नॉर्मल स्टेट रिएक्शन नहीं है, ये ह्यूज एंड इंटेंस टेम्परेचर एंड हीट स्ट्रेंथन रिएक्शन है। सो दैट्स व्हाई इसके इनपुट भी ज्यादा, इसके आउटपुट भी ज्यादा, और उसके इनपुट भी नॉर्मल और आउटपुट भी नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 20 एंड लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ सेकंड ईयर कोर्स, वो है 9 नंबर। ये कह रहे हैं कि फ्यूजन जो है वो डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट इन नॉर्मल कंडीशन। भाई फ्यूजन जो है नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पर नामुमकिन है, तो क्यों है? आंसर बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, आंसर में है कि चेन वाइज आंसर आपको दे देता हूं। फ्यूजन में पेनिट्रेशन होती है, फ्यूजन डिमांड पेनिट्रेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई। फ्यूजन के लिए जरूरी है कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएं, यानी ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा, ये अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये टकराएं तो इस तरह टकराएं कि वापस अलग ना हो, बल्कि एक दूसरे के अंदर घुस जाए और एक कॉमन न्यूक्लियस पैदा हो जाए, तो इसको फ्यूजन कहते हैं और इसी के साथ ढेर सारी एनर्जी मिलती है। तो फ्यूजन डिमांड्स पेनिट्रेशन। अब जब दो न्यूक्लियस टकराते हैं तो पेनिट्रेट ये तब करेंगे, पेनिट्रेशन की अपनी शर्त है। पेनिट्रेशन आपसे कहता है कि टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा होना चाहिए। बाद बुक्स में 10⁵ केल्विन, बाद में 10⁻⁶ केल्विन, बाद में 10⁸ केल्विन। हकीकत में फ्यूजन हजारों लाखों डिग्री सेंटीग्रेड के बाद शुरू होता है, तो फिर जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे उतना बेस्ट क्वालिटी फ्यूजन होता रहता है। तो इंक्रीज में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग फैक्टर 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट ऐसे होते हैं। एनीहाउ जो कहना चाहता हूं, पेनिट्रेशन फ्यूजन के लिए पेनिट्रेशन चाहिए। पेनिट्रेशन के लिए टेम्परेचर का ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इन न्यूक्लियाई का स्पीड बहुत ज्यादा होगा, और स्पीड ज्यादा होगा तब ये पेनिट्रेट करेंगे। अगर स्पीड कम हो, फर्ज करो टेम्परेचर कम तो स्पीड कम, तो कम स्पीड पर जब ये दोनों टकराते हैं तो ये सरफेस टू सरफेस टकरा जाते हैं और एक अलग चला जाता है, एक अलग, इनका कोलिजन होता है, इनका पेनिट्रेशन नहीं होता जब टेम्परेचर और स्पीड कम या नॉर्मल हो। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, फ्यूजन डिफिकल्ट इन नॉर्मल कंडीशन होता है, क्योंकि इसके लिए पेनिट्रेशन चाहिए। पेनिट्रेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जो नॉर्मली इम्पॉसिबल होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस पर फ्यूजन का हासिल करना मुमकिन नहीं होता। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब है, और हाइड्रोजन बॉम्ब तब काम करता है जब आप पहले एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट।